Sir, we can start. Okay. Once again, hello everyone. Good afternoon. मेरा नाम सूरज कुमार मोदी है. मैं पहले रेजोनेंस में पढ़ाता था. लगभग 6 साल तक मैंने रेजोनेंस में पढ़ाया है और कई सारे मेरे अपने बच्चे, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे IIT JEE और नीट में क्वालिफाई करे विथ वेरी गुड रैंक्स आल्सो. तो हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर IIT JEE एंड नीट एंड आल्सो 11th एंड 12th बोर्ड टू. तो फिजिक्स पढ़ने के पहले, जैसे फिजिक्स में हम लोग सबसे पहले क्या क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स कहते किसे. तो इस चीज को अगर हम लोग देखें तो फिजिक्स का मतलब ही होता है कि अपने चारों तरफ के वर्ल्ड को, मतलब फिजिकल वर्ल्ड को स्टडी करने के लिए, ठीक है, क्या क्या उस पे लगते हैं, उससे क्या क्या होता है. तो इसे हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर एंड इवेंट्स, जो नेचुरल इवेंट्स होते हैं, ठीक है, और वो किन लॉज पे बेस्ड होते हैं, उनको जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं उसी को एक्चुअली यहाँ पे हम लोग फिजिक्स कहते हैं. लेकिन कई बार फिजिक्स पढ़ने के साथ साथ हमें कई बार ऐसा जरूरत पड़ता है कि जैसे हमें कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करने पड़ते हैं. जैसे अगर सिंपल हम लोग बात करें कि मान लो सपोज एक, जैसे मैथ्स में तुमने पढ़ा होगा कि एक बहुत ही बड़ा सा ट्री है, ठीक है, और उसको किसी यहाँ से ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है. तो वो चैप्टर मैथ्स में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ते हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करते हैं. साथ ही साथ इस पेड़ की हाइट कितनी होगी विदाउट एक्चुअली मेजरिंग फ्रॉम द मीटर्स स्केल्स, हम इसकी हाइट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. तो वो उस जगह पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. अब इसी में से कुछ ऐसा भी यूज होता है कि अगर मान लो इसका कोई इमेज वगैरह बन रहा हो तो उसकी हाइट अगर हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, सन की अगर दूरी कैलकुलेट करनी है, या सन के सरफेस का टेम्परेचर वगैरह क्या होगा, इन सारी चीजों को जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हमें कुछ न्यूमेरिकल लॉज को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है. जैसे अगर मान लो कोई कार मूव कर रही है, ठीक है, उसका हमने एक्सेलरेटर ऑन करा, उससे वो कितनी स्पीड कितनी देर में पहुंचेगा, कितने देर तक वो मतलब कितनी दूरी तय करेगा, ये सारे वैल्यूज अगर हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं तो उसमें हमें कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस का जरूरत पड़ता है, ठीक है. तो एक तरह से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जब हम लोग लॉज ऑफ नेचर या फिजिक्स को पढ़ रहे होते हैं तो हमारा जो सबसे ज्यादा जरूरत होता है वो मैथमेटिक्स का जरूरत पड़ता है, ठीक है. इसलिए मैथमेटिक्स को हम लोग यहाँ पे is known as language of physics. जैसे अगर मान लो कोई हमें अपनी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के सामने पहुंचानी होती है तो हम उसे किसी एक मतलब ऐसे लैंग्वेज में बताएं जिससे वो समझ पाए, ठीक है. तो सिमिलरली अगर फिजिक्स को हम समझना चाहते हैं, उसके लॉज को समझना चाहते हैं और उसको किसी कंडीशंस में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा वो मैथमेटिक्स का जरूरत पड़ेगा. इसलिए मैथमेटिक्स को हम लोग यहाँ पे लॉज ऑफ मतलब लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं. तो ये जो पूरा मैथमेटिक्स का हमें जरूरत पड़ेगा, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिन्हें हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, 10th तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ पार्ट इसमें ऐसा है जिसे आगे 11th और 12th में मैथ्स में जाके पढ़ना, ठीक है. लेकिन फिजिक्स में उनका जरूरत पहले चैप्टर से पढ़ने लग जाता है, ठीक है. तो इसलिए कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं, कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं, जो मैथ्स में मतलब फिजिक्स में मैथ्स का जरूरत पड़ेगा, उस चीज को हम लोग पहले से पढ़ के तैयार कर लेते हैं. उन्हें हम लोग टूल्स कहते हैं, ठीक है. कोई भी ऑपरेशन को करने के पहले जो हमें टूल का रिक्वायरमेंट पड़ता है वह उसी को यहाँ पे फिजिक्स के लिए हम लोग मैथमेटिकल टूल्स हम लोग पढ़ते हैं. इसे कह सकते हैं कि ये एक तरह से जीरो लेक्चर है, ठीक है. मतलब जस्ट
हमें वो टूल तैयार करना है पहले फिजिक्स को पूरा पढ़ने के लिए, ठीक है। वो मैथमेटिकल टूल्स में कुछ पार्ट्स आएंगे जिन्हें हमें बेसिकली कुछ मतलब उतना ही हमें अभी पढ़ना है जितना हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा। बाकी इसका डिटेल्ड स्टडी जो है वो आगे मैथ्स वाले क्लासेस में तुम्हें पढ़ाया जाएगा। तो जैसे सबसे पहला टॉपिक अगर मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग यहाँ पे देखें तो वो हमारे पास होता है फंक्शन, जो कि 12th के मैथ्स वाले पार्ट में आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री तो खैर 10th में भी हम लोग बहुत सारा पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसका एडवांस जो है वो हम लोग मैथ्स में 11th और 12th में भी पढ़ते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब चीजें हम लोग मैथ्स में भी पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग वही पार्ट पढ़ेंगे या कुछ चीजें जो है वो याद करके रखेंगे जो हमें फिजिक्स में जरूरत पड़ने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री के बाद फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ये एक एकदम नया टर्म है सबके लिए, 11th के जो भी बच्चे होंगे उनके लिए बिल्कुल नया टर्म है ये। डिफरेंशिएशन के बाद फिर आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन और देन वेक्टर्स। वेक्टर का तुम लोगों ने नाम सुना होगा कि वेक्टर होता क्या है। तो अगर कोई बता सके कि वेक्टर हम लोग किसे कहते हैं तो जरा अपना हैंड रेज करें। मोहित, ओजस, एनीवन, व्हाट इज वेक्टर? So tell me. I've unmuted you. Saman, what is vector? Just only magnitude and direction. क्या वेक्टर का डेफिनेशन सिर्फ यही होता है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो, उन्हें वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, या कुछ और पॉइंट्स हैं जिसे हमें बताना जरूरी है? एनीथिंग? चलो, वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ ही साथ उसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, और इसके साथ जो एक और चीज का जरूरत होता है वो ये है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। नॉर्मल एडिशन उसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यानी कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन होता है और दूसरा होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये तीनों पॉइंट को अगर ये फॉलो करता है, पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन और तीसरा जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये तीनों अगर फॉलो करता है तभी जाके उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे वेक्टर कह सकते हैं। अगर तीनों में से कोई भी एक पॉइंट अगर मिस कर गया तो उस क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पे वेक्टर नहीं कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल मोहित, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का ही एक शॉर्ट वर्जन है, सेम ही है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ये 5 टॉपिक हमें इस मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ने हैं: फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर्स। और एक एक करके हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन होता क्या है? तो फंक्शंस होता क्या है? तो सबसे पहले अगर हम लोग फंक्शन को डिस्क्राइब करना चाहें तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ सेट ऑफ रूल्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, जिसमें से एक वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे कहते हैं इंडिपेंडेंट
वेरिएबल और दूसरा होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप होगा, उस रिलेशन का जो भी रूल्स सेट होंगे, उन सेट ऑफ रूल्स को यहाँ पे हम लोग फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेके चले कि जैसे अगर मान लो किसी आदमी ने बैंक से कोई लोन लिया या किसी पर्सन से कोई लोन लिया, ठीक है, तो उस लोन का जो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू कितने समय तक वो लोन को रखा जाए। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जितना अमाउंट हमने लिया, ठीक है, वो प्रिंसिपल अमाउंट वो कांस्टेंट रहेगा, जो रेट ऑफ लोन रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कांस्टेंट रहेगा। अब जितने समय तक हम लोग यहाँ पे उस अमाउंट को रखे रहेंगे अपने पास, उतना ज्यादा हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस जगह पे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। जितना ज्यादा समय लगता जाएगा उतना ज्यादा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट प्रोड्यूस होता जाएगा। ठीक है, और उतना ज्यादा बाद में हमें उसे पे करना पड़ेगा। तो एक तरह से ये सिंपल इंटरेस्ट जो है वो डिपेंड्स ऑन टाइम। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि टाइम सिंपल इंटरेस्ट पर डिपेंड नहीं करता, टाइम अपना अलग चल रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए टाइम को जो है वो यहाँ पे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए टाइम यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम लोग यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल को जनरली y से डिनोट करते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जनरली हम लोग x से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस जगह पे कहा जा सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन टाइम, दैट मींस सिंपल इंटरेस्ट इज फंक्शन ऑफ टाइम। और सिंपल इंटरेस्ट अगर टाइम का फंक्शन होगा तो उसे मैथमेटिक्स में हम लोग कह सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पे अगर y x का फंक्शन है, y इज फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने बड़े सेंटेंस को लिखना हर बार मतलब एक तरह से टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस पूरे को सेंटेंस वाइज नहीं लिखते, बल्कि मैथमेटिक्स के टर्म्स में हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं कि y इज इक्वल टू f x। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए हम लोग कहते हैं कि y इज f ऑफ x या फिर फंक्शन ऑफ x। f डिनोट्स या फंक्शन, यहाँ पे f जो है वो फंक्शन डिनोट कर रहा है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x, जिसमें से इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए y हमारा सिंपल इंटरेस्ट था, x हमारा टाइम था। तो सिंपल इंटरेस्ट इज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब ये जो फंक्शन टाइम का है, ये टाइम के साथ जिस हिसाब से मतलब डिपेंड कर रहा है, उसका एक पर्टिकुलर रूल है, और वो रूल ये है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मतलब हर बार टाइम के साथ हमें ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा मल्टीप्लीकेशन है pr बाय 100 से, वही यहाँ पे रूल्स है। तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे मतलब कहते हैं कि फंक्शन इज सेट ऑफ रूल्स of relationship between time and simple interest or x and y। और अदर एग्जांपल्स अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ा होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन एल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल। अब यहाँ पे कोई बता सकता है कि इसमें से इस पूरे सेंटेंस में अगर हमें मैथ्स के फंक्शन में लिखना होगा तो इसमें से कौन सा क्वांटिटी ऐसा है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा क्वांटिटी ऐसा है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है? विनय,
हाँ हृदय बताओ। वाटर डिपेंडेंट, नो रॉन्ग, ट्राई अगेन। हाँ क्वेश्चन ये है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन अल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल। तो इसमें से कौन सा क्वांटिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा क्वांटिटी डिपेंडेंट वेरिएबल है? राइट, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंडेंट है, बिल्कुल सही। बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंडेंट एंड इस जगह पे जो ये अल्टीट्यूड होगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंडेंट एंड अल्टीट्यूड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें से मुझे कोई एक बात बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट अल्टीट्यूड पे किस तरह से डिपेंड करता है, कैसे चेंज करता है? अगर किसी को पता हो। ओके हृदय बताओ, मैंने तुम्हें अनम्यूट किया है। सर एक और बार क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट अल्टीट्यूड पे किस तरह से डिपेंड करता है? हाँ सर, एल्टीट्यूड जो है, जो हम सी लेवल से जब ऊपर जाएंगे तो सी लेवल से जब ऊपर जाएंगे तो जैसे कि ऑक्सीजन भी घट जाता है ऊपर जाने पे। ओके तो हीट भी घट जाएगा वैसे, क्योंकि ऊपर जाने पे जैसे कि हिली रीजन्स पे जैसे कि ठंडी होती है बहुत, तो हमें उसके लिए वाटर को बॉईल करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा हीट वो करना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है। मतलब ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। ऊपर जाने से मतलब बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज। हाँ नहीं। नेक्स्ट कोई और? रेज योर हैंड। बॉइलिंग पॉइंट is lower at altitude, lower at higher altitude, lower होता है सर? नहीं, हाँ lower at higher altitude, this is right। जैसे जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। नहीं, गलत। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिकॉज ऑफ लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। नहीं, देखो इसका रीजन ये होता है कि जैसे केमिस्ट्री में ये चीज पढ़ा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। हंड्रेड डिग्री सेल्सियस। लेकिन सिर्फ इतना लाइन कभी करेक्ट नहीं होता कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब तक हम लोग इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंशन नहीं करते तब तक ये लाइन कभी करेक्ट नहीं हो सकता। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये करेक्ट है। पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे तभी हो सकता है जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, यानी कि सी लेवल पे हो। सी लेवल पे जनरली हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर करके चलते हैं। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। और जैसे जैसे अगर मान लो हम लोग अल्टीट्यूड बढ़ाते चले जाते हैं, हवा की डेंसिटी डिक्रीज करती है, हवा का प्रेशर डिक्रीज करता है, तो प्रेशर जैसे ही डिक्रीज करेगा उस कंडीशन में वाटर जो है वो इजीली बॉइल होना शुरू हो जाता है। मतलब अगर मान लो हम लोग कुछ भी ना करें, सपोज करो ये ग्लास का जार ले लें
और इसमें अगर हम लोग पानी फिल कर दें, ठीक है, और बिना हीट इसको दिए अगर हम लोग यहाँ से हवा जो है वो ड्रेन आउट कर लें, ड्रेन आउट एयर, तो सिंपली अगर हम लोग यहाँ से हवा ही बाहर निकाल लेंगे ना, तो उसी से इसके अंदर का जो पानी है वो बॉईल होना शुरू हो जाएगा, इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इवेपोरेशन को डायरेक्टली हीट से मतलब नहीं होता, ठीक है। हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर और साथ ही साथ इसके ऊपर जो प्रेशर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो हुआ क्या, यहाँ से हवा बाहर निकालने की वजह से हमने क्या करा, इस जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, और प्रेशर अगर डिक्रीज करा, यहाँ पे जो हवा के मॉलिक्यूल्स मतलब पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से हीट लेकर ऊपर वाला जो पार्टिकल है वो नीचे वाले पार्टिकल से हीट ले लेगा और वो आसानी से इवेपोरेट बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से जब हम लोग हाइट पे जाते हैं तो ऑलरेडी वहां पे हवा का अमाउंट जो है वो कम है, ठीक है। तो हवा का अमाउंट कम होने की वजह से ऑलरेडी वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब लो बॉइलिंग पॉइंट, सिंपली हम लोग ये चीज कंसीडर कर सकते हैं। और अगर अर्थ पर ही हम लोग ऐसा कंसीडर कर लें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किसी तरह से एक्स्ट्रा लगा दें, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अगर यहाँ पे हम लोग बिल्डअप कर दें, तो उस केस में उसका जो इवेपोरेशन वाला बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ऑलरेडी इंक्रीज कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा होता है। खैर ये अलग सी बातें हैं, और भी बहुत जानकारी है जो धीरे धीरे करके आगे आने वाली क्लासेस में मिलता रहेगा। फिलहाल अभी वापस आते हैं हम लोग फंक्शन में, ठीक है। तो फंक्शन में मैंने बोला कि दो वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट को y से डिनोट करते हैं और इंडिपेंडेंट को x से डिनोट करते हैं। इसे लिखने का तरीका होता है y इज इक्वल टू f ऑफ x या फंक्शन ऑफ x। तो इसको अगर हम लोग कुछ इस तरह से समझें कि सपोज करो एक मशीन है, ठीक है, और इस मशीन को हम लोग कह रहे हैं फंक्शन, ये फंक्शन, ठीक है। अब इसमें एक इनपुट होगा और इसमें एक आउटपुट होगा, ठीक है। जैसे अगर एक एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, सपोज करो ये हमारे पास डीजल जनरेटर है, और इस डीजल जनरेटर में कुछ फंक्शन होंगे, और वो फंक्शन कुछ ऐसा होता है कि जैसे ही हम उसके अंदर डीजल डालते हैं और स्विच ऑन करते हैं, वो डीजल जलता है, जलने के बाद फिर धीरे धीरे करके उसके अंदर जो डायनेमो होता है उसको रोटेट करने लग जाता है, और फिर डायनेमो के रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ वो किस पे डिपेंड करा, इस डीजल पे। डीजल हमने डाला इस मशीन में, ठीक है, तब जाके ये मशीन कुछ फंक्शन किया, और फंक्शन करने के बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा। तो आउटपुट हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसे हम लोग y से डिनोट करेंगे, और इनपुट यहाँ पे हमारे पास x होगा, इसे हम लोग सिंपली इनपुट वेरिएबल भी कहते हैं, और इसे आउटपुट वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। और इस मशीन को हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं f से, ठीक है, और इसे लिखने का तरीका होता है y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इनपुट वेरिएबल है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन हमारा हुआ इसमें कुछ खास वैल्यू को ही एंटर कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग ऐसा कंसीडर करें कि सपोज करो ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, जैसे हमने डीजल जनरेटर अभी कंसीडर करा, ये अगर डीजल जनरेटर है तो इसमें इनपुट हमेशा सिर्फ डीजल ही रहेगा। अगर डीजल की जगह पे हम यहाँ पे पानी डाल दें तो ये मशीन जो है वो ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे x के कुछ खास वैल्यूज ही हैं जो हम लोग इस मशीन में डाल सकते हैं। सिमिलरली इससे जो आउटपुट निकल के आ रहा है, ये जो हमारा आउटपुट वेरिएबल है, इस आउटपुट वेरिएबल के लिए हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर ये डीजल जनरेटर है और यहाँ पे अगर हमने डीजल इनपुट डाला तो इससे आउटपुट जो निकलेगा वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी ही होगा। अगर इस इलेक्ट्रिसिटी के जगह पे अगर हम लोग ये कंसीडर करें कि नहीं हमें इलेक्ट्रिसिटी ना मिले बल्कि लाइट निकलने लग जाए उससे, तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यानी कि कुछ खास वैल्यू ऑफ आउटपुट ही यहाँ पे मिल पाएंगे हमें,
ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग दो क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, जिसे कहते हैं एक को डोमेन और दूसरे को कहते हैं रेंज। तो किसी भी फंक्शन को आगे पढ़ने के लिए हम लोग दो क्वांटिटी डिफाइन करने जा रहे हैं। एक हमारा होगा डोमेन और दूसरा होगा रेंज। तो डोमेन को हम लोग कहते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट वेरिएबल, यानी कि x for which function is defined। x के हर उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे डोमेन में कंसीडर करेंगे जिन वैल्यूज के वजह से y का कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा और फंक्शन जो है उसके लिए डिफाइंड होगा। उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे डोमेन में कंसीडर कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पे कुछ एक अगर एग्जाम्पल हम लोग लेके चले, सपोज करो हम लोग एक फंक्शन कंसीडर करते हैं, लेट y इज इक्वल टू x स्क्वायर कंसीडर है, या हम लोग y इज इक्वल टू सपोज रूट x कंसीडर है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू रूट x, तो इसमें x इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट, और इसमें जो फंक्शन हमारा है वो फंक्शन है स्क्वायर रूट, ये हमारा फंक्शन है। तो स्क्वायर रूट निकालने के कुछ स्पेशल कंडीशंस होते हैं, ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे सबसे पहला रूल ये है कि नेगेटिव नंबर का हम लोग कभी भी स्क्वायर रूट नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, तो इस जगह पे अगर हमें डोमेन लिखना हो तो हर वो वैल्यू जिनका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो इस केस में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डोमेन होगा वो सिर्फ x का पॉजिटिव वैल्यूज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू का ही हम लोग यहाँ पे रूट निकाल सकते हैं, नेगेटिव का रूट, स्क्वायर रूट कभी नहीं निकलेगा। इसलिए यहाँ पे इसका जो डोमेन होगा वो हम लोग कह सकते हैं 0 से लेकर इंफिनिटी तक सारे नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ सामने तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये जब हमने कंसीडर करा 0 से इंफिनिटी तक, तो इसमें दो अलग अलग ब्रैकेट्स को हमने यूज करा। एक यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट यूज करा, और ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करा। कोई बता सकता है इसका मीनिंग क्या होगा? क्यों हमने कर्ली और स्क्वायर? हाँ ऋषभ बताओ। because it 0 is the last number which is positive and और इन्फिनिटी के लिए वो बहुत मतलब कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। हाँ देखो, इसमें होता ये है, इसका मतलब सिंपली इतना है कि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है इंक्लूडिंग, मतलब 0 को हम लोग लेकर चलो। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है यहाँ पे एक्सक्लूडिंग, मतलब इसको छोड़ के इसके पहले जितने भी वैल्यूज होंगे सारे के सारे उसमें कंसीडर किया जाएगा। तो 0 का रूट वैसे भी 0 ही होता है, इसलिए 0 कांट निगेटिव और पॉजिटिव इसका कोई मीनिंग नहीं होता। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 का रूट 0 होता है। अब यहाँ पे अगर मान लो हम लोग कुछ और फंक्शंस लेके चलते हैं, तो उससे पहले हम लोग डोमेन डिफाइन करें। डोमेन किसे कहते हैं? डोमेन तो कर लिया, सॉरी, रेंज करना है।
तो रेंज का सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे होता है कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वैल्यूज, दैट इज y, जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लेके चले, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सपोज करो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन। तो इसमें फंक्शन हमारा है स्क्वायर। और इसमें अगर हमें डोमेन लिखना हो तो बताओ जरा इसका डोमेन क्या होगा। इसमें एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या होगा, एनीवन? रियल नंबर्स, यस। माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक सभी को स्क्वायर किया जा सकता है, एक्सक्लूडिंग इंफिनिटी। इसलिए यहाँ पे दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट्स है, बिकॉज दोनों जो है वो अनडिफाइंड नंबर है, दोनों को यहाँ पे हम लोग एक्सक्लूड करके लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हमें रेंज बताना हो, रेंज क्या होगा? हाँ खुशी, रेंज रेंज क्या हो जाएगा इसमें? इनफाइनाइटली, दैट मीन्स होल नंबर नहीं, इन्फिनिटी नहीं। यहाँ पे किसी भी नंबर को अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, सपोज करो -2 ले लें, तो -2 को अगर स्क्वायर करें तो वो 4 आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो हम लोग कोई भी निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई मतलब स्क्वायर करते हैं तो हमेशा उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो इसलिए इसका जो डोमेन होगा, सॉरी इसका जो रेंज होगा वो 0 से लेकर इंफिनिटी के बीच में सारे वैल्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो रेंज हुआ वो 0 से इंफिनिटी तक होता है, डोमेन हुआ वो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के बीच में। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो हमें मतलब आगे जरूरत पड़ेगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सभी को होगी। जैसे अगर हम लोग मान लें कि y इज इक्वल टू साइन x दिया हुआ, ठीक है, तो इसमें हमें रेंज और डोमेन दोनों बताने हैं, क्या क्या हो सकता है। y इज इक्वल टू साइन x, इसका रेंज और डोमेन। आस्था, रेंज एंड डोमेन क्या होगा इसका? भूमि, एनीवन? Domain is any real number. Domain set of all values of x होता है, x के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हम लोग इस फंक्शन में डाल सकते हैं उन्हें डोमेन कहते हैं, और x के उस वैल्यूज को डालने के बाद y के जितने पॉसिबल वैल्यूज आ सकते हैं उनको हम लोग रेंज कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले डोमेन की बात करें तो x का कोई भी वैल्यू हो सकता है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के बीच में। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग रेंज की बात करें तो साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, चाहे हम लोग एंगल का कोई भी वैल्यू डालें। ठीक है, तो इसलिए इसका जो रेंज होगा
वो -1 से लेकर +1 के बीच में होगा। ठीक है, तो -1 से +1 के बीच में ऑल पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, -1 से बड़ा और -1 से छोटा और +1 से बड़ा कोई भी वैल्यू यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का अगर डेफिनेशन हम लोग देखें तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं, पहला एंगल्स और दूसरा रेशियो ऑफ साइड्स। ये दो चीज हम लोग इस पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग एंगल्स की बात करें तो एंगल को दो तरह से इसका यूनिट डिफाइन किया जाता है। ठीक है, पहला एक यूनिट होता है इन डिग्रीज, जो 10th में हम लोग हमेशा डिग्री में ही देखें, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 डिग्री, तो ये सारे डिग्रीज में है। ठीक है, इसका अगर फिजिक्स में एप्लीकेशन देखें तो इसको हम लोग नेविगेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, नेविगेशन एंड एस्ट्रोनॉमी। ये हमें हेल्प करता है डिग्रीज में डायरेक्टली देखने के लिए। दूसरा, अगर हम लोग इसको रेडियंस में यूज करते हैं, ठीक है, तो हमेशा जब भी फिजिक्स में कभी कैलकुलेशन करने का जरूरत पड़ेगा, किसी भी तरह का कैलकुलेशन, तो उसमें हमेशा हम लोग एंगल्स को रेडियन में लेके चलेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री कन्वर्शन भी हमें आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग फर्दर कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स अगर देखते हैं एंगल के लिए, तो सपोज करो एंगल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमेशा जब भी हम लोग एंगल मेजर करते हैं तो उसमें हमेशा एक रेफरेंस लाइन कंसीडर करना पड़ता है। जैसे 7-8 में जब ज्योमेट्री पढ़ा होगा, उसमें जब हम लोग एंगल्स बनाते हैं तो हमेशा सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं, उस लाइन के हिसाब से 30 डिग्री, 45 डिग्री जो भी बनाना होता है वो हम लोग यहाँ पे यूज करते हुए बनाते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें एंगल बनाना हो हमेशा एक रेफरेंस लाइन का जरूरत पड़ता है, ये हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग एंगल लेके चलते हैं, ठीक, तो इस एंगल को हम लोग दो अलग अलग डायरेक्शन में लेके चल सकते हैं। ठीक है, एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है और दूसरा क्लॉकवाइज हो सकता है। तो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज एंगल को लेकर चलेंगे, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज टेकन एज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होगा उसे हम लोग निगेटिव लेके चलते हैं। जैसे नंबर सिस्टम में हम लोग एक्स एक्सिस में मानते हैं ना, एक्स में राइट साइड अगर हम लोग जा रहे हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड में अगर हम लोग जा रहे हैं तो निगेटिव एक्स एक्सिस। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग एंगल को जब एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं तो पॉजिटिव लेके चलना है, और क्लॉकवाइज जब लेके चलते हैं तो निगेटिव लेके चलना है। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करें, जो कि ऑलरेडी तुम लोग बहुत ही डिटेल में 10th में पढ़ चुके हो। सपोज करो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इसमें से अगर हम लोग बात करें कि कोई एक पॉइंट यहाँ पे है P, तो इस P पॉइंट पे अगर इस O से एक लाइन अगर खींचे, ठीक है, तो इसको रेडियस जनरली हम लोग कहते हैं, यहाँ तक ये रेडियस होगा, हम लोग एक्सक्लूड करके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है ब्लू वाला, वो एक्स एक्सिस पे कितना एंगल बना है,
तो इस चीज को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये जो एंगल बना रहा है वो सपोज करो थीटा बना रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हमारा हुआ P सपोज करो, तो इस P पॉइंट का अगर हमें कोऑर्डिनेट बताना हो तो इसका x एक्सिस और y एक्सिस के डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। जैसे सपोज ये, तो इसमें जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं ये y एक्सिस की तरफ, सपोज ये y डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस x एक्सिस की तरफ, तो इसे हम लोग x कह रहे हैं, ये x हो गया, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे हमें बनता हुआ दिख रहा है। ये डिस्टेंस अगर हम इसे r कंसीडर कर लें, ठीक है, तो इस जगह पे बाय पाइथागोरस थ्योरम r square will be equal to x square plus y square, ये रिलेशन यहाँ निकल के आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा डिफाइन कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि y अपॉन r, cos थीटा विल बी इक्वल टू x अपॉन r, tan थीटा विल बी इक्वल टू y अपॉन x। सिमिलरली इनके रेसिप्रोकल को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सर एक टर्म दोनों लेकर चल सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव बोथ। खुशी बेटा तुम्हारा क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, एक बार मैं तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूँ, उसके बाद तुम मुझे एक बार दोबारा बताओ। हाँ बताओ खुशी। सर हाँ मेरा ये क्वेश्चन था कि एक टर्म में दोनों ले सकते हैं हम, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों आंसर आ सकते हैं क्या किसी टर्म के? जैसे कोई एग्जांपल बताओ। सर ऐसे एग्जांपल नहीं, जैसे वैल्यूज आती है ना, या तो नेगेटिव होती हैं या पॉजिटिव होती हैं, क्या दोनों वैल्यू निकल सकती है किसी आंसर की? किसी आंसर की दोनों वैल्यूज निकल सकती हैं, हाँ बिल्कुल। अच्छा, बस यही डाउट था सर। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। तो sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, cos थीटा tan थीटा निकल गया। इन तीनों का रेसिप्रोकल भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 10th तक जो हमने पढ़ा था उसमें sin थीटा cos थीटा tan थीटा इन तीनों के वैल्यूज जो हम लोग देखे थे वो सिर्फ और सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक देखा था। अब अगर यहाँ पे अगर हमें थीटा को 90 डिग्री से बढ़ा दिया जाए, कोई भी एंगल दे दिया, तो उस केस में अगर साइन तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करें? अगर सपोज करो इस जगह पे हम लोग बात करें कि थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये पार्ट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट, ये पार्ट थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा हम लोग लेके चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यानी कि 0 to 90 डिग्री है, तो इस केस में थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये बातें अगर हमें बतानी होती हैं तो इसे अगर इस डायग्राम की मदद से अगर डायरेक्टली देखें तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होगा और कौन सा वैल्यू नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग डिफाइन करें साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू y अपॉन r, r जो है वो हमेशा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के रूट के बराबर होगा। इसका मतलब है कि x चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, y चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, r will always remain पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके साइन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन अगर मान लो y का साइन चेंज कर देते हैं, मतलब ये हाइट अगर इधर लेकर चलते हैं लोग ऊपर की तरफ, तो ये y पॉजिटिव होगा, ठीक है, और y अगर पॉजिटिव होगा तो साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी रहेगा y हमेशा ऊपर रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी जब भी रहेगा y हमेशा ऊपर रहेगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में y के वैल्यू पॉजिटिव आएंगे। सिमिलरली जैसे ही हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आके चलेंगे, ठीक है, मतलब कह सकते हैं 0 से 90 तक y ऑलवेज रिमेंस पॉजिटिव, y पॉजिटिव यानी कि sin थीटा पॉजिटिव,
ठीक है, एक्स भी पॉजिटिव है इसलिए cos थीटा भी पॉजिटिव, tan थीटा भी पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, यानी कि 90 और 180 के बीच में होता है, तो ये जो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और जब ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो उस केस में y पॉजिटिव रहा बट x जो है वो नेगेटिव होगा। मतलब अगर लाइन कुछ ऐसा आ जाए, तो जब ये लाइन आ जाता है एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो गया। तो जब एंगल 90 से बड़ा हो गया तो उस केस में y तो ऊपर ही है लेकिन x पीछे की तरफ आ गया, नेगेटिव में आ गया। तो इसलिए y by r will remain positive, यानी sin थीटा 90 से 180 के बीच में भी पॉजिटिव होता है। सिमिलरली अगर cos थीटा की बात करें तो cos थीटा यहाँ पे नेगेटिव आ गया, पीछे की तरफ आ गया। tan थीटा की अगर हम बात करें तो y तो पॉजिटिव है बट x जो है वो नेगेटिव है। हेलो, अभी क्लियर आ रहा है? हेलो, ओके ठीक। तो अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो ये तीनों जो है वो पॉजिटिव है। वॉइस इज लैगिंग, आई थिंक बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तुम्हारे साइड से, इसके वजह से वॉइस जो है वो तुम्हारे तक लैग करके पहुंच रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर देखें जब 90 से 180 डिग्री के बीच में होगा तो उस केस में y पॉजिटिव बट x नेगेटिव, इसलिए sin थीटा पॉजिटिव, cos थीटा नेगेटिव एंड tan थीटा इज आल्सो नेगेटिव। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में जब आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे cos थीटा और sin थीटा दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है, बट tan थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कन्वर्शन ऑफ डिग्री टू रेडियंस एंड रेडियन टू डिग्री। कैसे हम लोग यहाँ पे एंगल के एक यूनिट से दूसरे यूनिट को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर रेडियंस टू डिग्री या डिग्री टू रेडियन अगर कन्वर्ट करेंगे तो एक सर्कल का प्रॉपर्टी तुम्हें याद होगा कि मान लो ये अगर एक सर्कल है तो इस सर्कल में अगर हम लोग एक आर्क कंसीडर करते हैं, ये सपोज करो आर्क है, ठीक है, आर्क ए बी, और ये यहाँ पे एंगल अगर थीटा बना रहा होता है, ठीक है, तो इस जगह पे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अगर रेडियस आर है, आर्क लेंथ को अगर हम लोग यहाँ पे डिनोट करें ए बी अपॉन आर, तो ये रिलेशन आ जाता है, ठीक है। अब इसी में से अगर हम लोग कंसीडर करें कि इफ आर्क ए बी इज 2 पाई आर, यानी कि फुल सर्कमफेरेंस, यहां से स्टार्ट करें और गोल घूम के हम लोग यहीं पे आ जाए, तो अगर ये फुल सर्कमफेरेंस होगा तो इस केस में थीटा को लिखा जा सकता है थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन आर। और वैसे केस में हम लोग जानते हैं इन डिग्रीज
टोटल एंगल जो बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो अगर हमें रेडियन टू डिग्री या डिग्री टू रेडियंस अगर कन्वर्ट करना है तो इस रिलेशन को हम लोग लेकर चल सकते हैं। कोई भी एंगल को कोई भी एंगल को अगर डिग्री टू रेडियन अगर हमें कन्वर्ट करना है तो डिग्री टू रेडियन अगर कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 डिग्री। और अगर रेडियंस टू डिग्री कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री अपॉन पाई। हाँ, क्वाड्रेंट वाला फिर से समझाना। हाँ बेटा, उसका एक रूल होता है, वो मैं अभी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, पहले ये कन्वर्शन हम लोग देख लेते हैं। डिग्री टू रेडियन पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और रेडियन टू डिग्री हमें 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। अब सपोज करो हमें ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, तो उस केस में कैसे हम लोग वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो उस केस में वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके दो मेथड है। ठीक है, दोनों मेथड में एक रूल लगता है जिसको हम लोग एएसटीसी रूल कहते हैं, या कुछ लोग इसको कास्ट रूल भी कहते हैं। ठीक है, एएसटीसी रूल का अगर यहाँ पे मीनिंग देखो तो इसे याद रखने के लिए तुम कह सकते हो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो इसका ए, इसका एस, इसका टी एंड इसका सी, एएसटीसी रूल। अब एएसटीसी रूल में क्या होता है कि अगर मान लो ये हमारे चारों क्वाड्रेंट्स हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, चार क्वाड्रेंट है। हम लोग जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है उसको पॉजिटिव लेके चलते, तो इसको ऐसे लेके चलो, स्टार्ट यहां से करो, ए एस टी सी। अब ये ए एस टी सी का मतलब, ए मतलब यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो या उनके रेसिप्रोकल्स हो, सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे साइन है तो ओनली साइन, एंड इसका जो रेसिप्रोकल होगा, साइन अगर पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। साइन का रेसिप्रोकल होता है यहाँ पे कोसेक थीटा, तो साइन थीटा जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है। टी मतलब ओनली टैन पॉजिटिव, और सी मतलब ओनली कॉस पॉजिटिव। ठीक है, तो कॉस का जो रेसिप्रोकल होगा सेक, वो भी पॉजिटिव होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये एएसटीसी रूल होता है। तो एंगल चाहे 0 से 90 डिग्री हो, सारे पॉजिटिव होंगे। अगर 90 और 180 के बीच में एंगल हो तो सिर्फ साइन और उसका कोसेक जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर एंगल 180 टू 270 डिग्री है
तो वैसे केस में tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है, यानी कि 270 to 360 डिग्री अगर एंगल है, तो वैसे केस में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ cos और इसका रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव्स होंगे। तो ये क्वाड्रेंट वाला रूल है, ASTC रूल। ठीक है, अब इसको हमें आगे अप्लाई करना है। मान लो लार्जर एंगल के लिए हमें अगर फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, तो यहाँ पे मेथड 1 है, अगर मान लो इफ फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक, FT मतलब फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री वाला, जिसमें साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, टैन, कोसाइन, कुछ भी यहाँ पे फंक्शन हो सकता है। तो अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है थीटा का, ठीक है, जिसमें से ये जो थीटा है या ये जो एंगल है, एंगल, दिस एंगल फाई इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें 3 स्टेप फॉलो करने। ठीक है, स्टेप 1, इस एंगल का क्वाड्रेंट डिटरमाइन करो कि किस क्वाड्रेंट में ये एंगल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्वाड्रेंट डिटरमाइन करने से हम फिर ASTC रूल लगाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इस फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम है एंगल चेक करो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसके बाद फिर ASTC रूल अप्लाई करो और पता करो उसका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होने वाला है या निगेटिव होने वाला है। उसके बाद इसमें जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि राइट phi is equal to n pi plus minus theta, where n जो है वो इंटीजर्स होंगे और थीटा जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन था स्टेप 3 अगर हम लोग देखें, तो जो फंक्शन था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन इट कैन बी रिटन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ थीटा, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ फाई will be equal to plus minus trigonometric function of theta। अब ये प्लस माइनस कहां से आएगा, तो वो फर्स्ट मेथड, फर्स्ट स्टेप ASTC रूल से आएगा। ठीक है, तो इसमें फिर से सुन लो, पहला स्टेप है एंगल पता करो कि ये जो फाई एंगल है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्वाड्रेंट अगर पता चल जाता है तो ASTC रूल तुरंत अप्लाई कर दो, उससे ये पता चल जाएगा कि फंक्शन पॉजिटिव होने वाला है या निगेटिव। फंक्शन के पॉजिटिव या निगेटिव वाला जैसे ही टर्म पता चल गया, उसके बाद उस एंगल को इस फॉर्म में लिखने का कोशिश करो, n पाई प्लस माइनस थीटा। अब n पाई प्लस माइनस थीटा के टर्म्स में जैसे ही हम लोग लिखेंगे, इसमें से n जो है वो इंटीजर्स हो सकता है। जैसे अगर मान लो 120 डिग्री लिखनी, तो 120 डिग्री अगर ये फाई का वैल्यू है, तो उस केस में इसको n पाई प्लस माइनस थीटा के टर्म्स में अगर हमें लिखना होगा, तो क्या हम उसे लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो 180, तो उस केस में n का वैल्यू 1 हो गया, n 180 डिग्री मतलब पाई, तो पाई माइनस पाई बाई 3 यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं। तो पाई माइनस पाई बाई 3, तो थीटा का वैल्यू वहां पे 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसलिए यहाँ पे वो डिपेंड करेगा कि क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव लेना है। फिर जो थर्ड स्टेप होगा उसमें डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि जो भी फंक्शन होगा 120 डिग्री का, प्लस माइनस के साथ वही फंक्शन का 60 डिग्री वाला वैल्यू लेके चल लेंगे। अब अगर इसे नोट करना है तो जल्दी नोट कर लो, फिर एग्जांपल्स देके हम लोग समझ लेते हैं इसको।
हाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करते हैं इस बार। हमें यहाँ पे साइन 120 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या होगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास फाई एंगल जो है वो 120 डिग्री है। अब 120 डिग्री होने के साथ साथ कहाँ लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर लाई करा तो फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन। तो साइन अगर फंक्शन है तो इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है, यानी हमें यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेके चलने हैं, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हमें इस 120 डिग्री को क्या हम इसको लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू 1 इंटू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो 1 इंटू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री जब ये हुआ तो ये 60 जो है वो थीटा बन जाएगा। और ये अगर थीटा हो गया तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू, पॉजिटिव होने वाला है तो पॉजिटिव साइन 60 डिग्री। और साइन 60 का वैल्यू हमें पता है √3/2 के बराबर होता है, यानी कि साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 हो गया, प्लस साइन के साथ। बिल्कुल सही मोहित। अब अगर नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ पे करते हैं, सपोज करो क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू tan 300 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। y इज इक्वल टू tan 300 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? हाँ ऋषभ, थोड़ी देर में बता रहा हूं बेटा। सॉल्व करके बताओ जरा आंसर कितना आएगा। हृदय सरकार, ऋषभ ध्यान दो इधर। एंगल जो है वो 300 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे जो फाई है वो 300 डिग्री है। ठीक है, तो इस 300 का अगर क्वाड्रेंट ढूंढे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ तो हमें वैल्यू निकालना है tan का। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, ASTC सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो tan का वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। -3 नहीं बेटा, गलत है। तो tan अगर यहाँ पे निगेटिव होगा तो अब हमें आगे के वैल्यूज अगर फाइंड आउट करके देखें तो इस फाई को हम लोग लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू 2 इंटू 360 डिग्री
माइनस 2 into 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये हो जाएगा 360 माइनस 60 यानी कि 300, इसमें लिखा जा सकता है। अब ये 300 अगर आ गया यानी कि थीटा यहाँ पे जो होगा वो 60 डिग्री के बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। तो थीटा अगर 60 डिग्री हुआ तो हमें यहां से tan 300 डिग्री इज इक्वल टू, सबसे पहले माइनस, उसके बाद थीटा, tan थीटा लिखा यानी tan 60 डिग्री लिखा, tan 60 डिग्री हो गया, और tan 60 का वैल्यू √3 होता है। इसका मतलब है कि tan 300 will be equal to minus √3। साहिल, माइनस √3 बिल्कुल सही, ठीक है। चलो वेरी गुड, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ऋषभ क्लियर हो गया ना? ओके गुड, चलो फिर नेक्स्ट अगले क्लास में, बाय एवरीवन। स्टेरेडियन एंगल नहीं होता बेटा, रेडियन हम लोग एंगल लेके चलते हैं। स्टेरेडियन इज सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल के बारे में अभी नहीं, थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। हाँ 3D फिगर के लिए स्टेरेडियन होता है बिल्कुल, वो अभी नहीं, 12th में जब इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस लॉ पढ़ेंगे तब देखेंगे। नहीं, स्टेरेडियन 11th में सिर्फ तुम्हें फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ना है, ओनली फिजिकल क्वांटिटी में तुम्हें देखना है कि इट इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, बाकी कहीं पे भी स्टेरेडियन का यूज 11th में नहीं होता है। थैंक यू एवरीवन, बाय। रिचर्ड, हाँ सर, हाँ सर। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है सर, आप लॉग आउट कर सकते हैं। ओके, बाकी आप बच्चों से रिव्यूज ले लीजिए। ओके सर, फाइन, थैंक यू सर। ओके।